नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग जानेंगे वैदिक संहिता या वैदिक वाङ्मय के भारतीय भाष्यकार आचार्यों को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा उन व्यक्तियों को, उन आचार्यों को जिन्होंने ऋग्वेद पे या किसी भी वेद पे ट्रांसलेशन लिखा है या भाष्य किया है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग वैदिक संहिता के उन भारतीय भाष्यकार आचार्यों को थोड़ा और विस्तार से जानेंगे जो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के आसपास में जिनकी उपस्थिति रही थी। इस श्रृंखला को मैंने 3 कड़ी में बांटा है। भारतीय भाष्यकार, वैसे आचार्य जो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के पहले के थे, वैसे आचार्य और भारतीय भाष्यकार जो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के बाद के थे, और तीसरा खंड उन विद्वानों के ऊपर है, उन भारतीय विचारकों के ऊपर है जिन्होंने वैदिक वाङ्मय का तुलनात्मक अध्ययन किया, जिन्होंने वैदिक फिलॉसफी का, वैदिक लिटरेचर का एक तरीके से कंपैरेटिव रिलीजन, कंपैरेटिव फिलॉसफी, फिलोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी आदि के बेसिस पर उन्होंने उसका अध्ययन किया और उसकी प्रस्तुति हमारे सामने रखी है। तो हम लोग इस कड़ी में भारतीय भाष्यकार आचार्यों को देखेंगे जो मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल के पहले के थे। इसमें हमारे पास कुछ नाम आते हैं: आचार्य स्कंद स्वामी, आचार्य माधव भट्ट, वेंकट माधव, आनंद तीर्थ, आत्मानंद, आचार्य महीधर, उबट, आचार्य शायन, आचार्य उद्गीत, नारायण और धानुष यज्वा जी। तो इनमें से कुछ के ऊपर जो महत्वपूर्ण आचार्य हैं उनके ऊपर हम लोग थोड़ी सी विशेष दृष्टि डालेंगे, थोड़ा उनको जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहला नाम आचार्य स्कंद स्वामी जी का आता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उपलब्ध भाष्य है अपने पास ऋग्वेद का या किसी भी वेद का, उसमें जो सबसे प्राचीन भाष्य है वह स्कंद स्वामी जी का मिलता है। वेदों पर सबसे पहला भाष्य किनका था वह तो पता नहीं चलता, लेकिन उपलब्ध भाष्यों के आधार पर अगर उसकी डेटिंग की जाती है तो आचार्य स्कंद स्वामी जी का जो भाष्य है वह सबसे पुराना प्राप्त होता है। और इन्होंने शतपथ ब्राह्मण के जो प्रसिद्ध भाष्यकार थे श्री हरि स्वामी जी, करीब उनका समय 638 ईस्वी के आसपास का माना जाता है, उनको अपना ऋग्वेद का भाष्य इन्होंने पढ़ाया था। और इन्होंने सिर्फ आधे ऋग्वेद पर ही भाष्य लिखा था, सिर्फ 4 अष्टकों पर ही भाष्य लिखा था। और ऐसा माना जाता है कि बाकी के जो आधे ऋग्वेद पे बाद में आचार्य उद्गीत और आचार्य नारायण ने उसको पूरा किया था। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग आचार्य माधव भट्ट जी आते हैं। आचार्य माधव भट्ट जो है, हमारे पास 4 आचार्य माधव वेदों के भाष्यकार के रूप में और वैदिक वाङ्मय से जो जुड़े हुए भाष्यकार हैं उनमें 4 आचार्य माधव मिलते हैं, जिसमें से एक ने सामवेद पर भाष्य लिखा है और बाकी 3 ने ऋग्वेद पे। तो उसमें से एक जो आचार्य माधव हैं वो तो स्वयं आचार्य शायन के ही बड़े भाई ही हैं, जिनको बाद में विद्यारण्य मुनि जी के नाम से वो जाने जाते हैं, और जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनके वो आध्यात्मिक और राजनैतिक गुरु भी रहे थे वो। और कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो आचार्य माधव हैं और आचार्य वेंकट जो हैं ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं अभी निष्कर्ष, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य माधव भट्ट और आचार्य वेंकट माधव दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। और आचार्य माधव भट्ट जी का जो ऋग्वेद का जो भाष्य मिलता है वो बहुत छोटे से अंश में मिलता है, वह संपूर्ण भाष्य भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो उपलब्ध है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका जो वैदिक ज्ञान था वो बहुत ही उच्च कोटि का था। और इनके भाष्य से न केवल आचार्य शायन या वेंकट माधव जी बल्कि स्वयं स्कंद स्वामी जी जैसे विद्वान भी प्रभावित थे। इनके भाष्य का प्रभाव इन सभी विद्वानों पर देखने को मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि आचार्य माधव भट्ट का समय कुछ भी रहा हो, आचार्य स्कंद स्वामी जी से थोड़ा सा पहले का रहा होगा। उसके बाद देखते हैं आचार्य वेंकट माधव। आचार्य वेंकट माधव का जो समय निर्धारण है वह करीब करीब 11वीं शताब्दी के आसपास का है, 1050 से 1150 ईस्वी के बीच में। और इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त भाष्य लिखा है, लेकिन इनके भाष्य की एक विशेषता है कि इन्होंने अपने भाष्य में ब्राह्मण ग्रंथों से उद्धरण लेकर के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। आचार्य धानुष यज्वा जी का समय करीब करीब 16वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है।
और इन्होंने 3 वेदों पर अपना भाष्य लिखा है, लेकिन उसमें से बहुत ही जानकारियाँ अभी मिलती नहीं हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आचार्य आनंद तीर्थ जी। इनका समय करीब करीब 14वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। यह एक वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव संत थे, और ये करीब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 40 सूक्तों पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा, और वह जो 40 सूक्त पर इनका जो भाष्य है वह मध्व भाष्य के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वह 40 सूक्तों का जो भाष्य है वह मध्य वैष्णवा संप्रदाय जो है उसका वो स्रोत है, मूल स्रोत वही है। उसके बाद हम लोग आचार्य आत्मानंद, जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास के आचार्य माने जाते हैं, और अधिकांशतः वेद मंत्रों का जो भाष्य मिलता है वह हमें यज्ञ परक या कर्मकांड परक आदि के रेफरेंस से मिलता है। लेकिन आचार्य आत्मानंद जी का जो भाष्य है वह बिल्कुल आध्यात्मिक तत्व दर्शन के आधार पर है, और इन्होंने जो व्याख्या की है वह आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कमेंट्री एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने किया है। और इनके मंत्रों में जो भी इंटरप्रिटेशन है वो सीधे सीधे परब्रह्म को लेकर के द्योतित किए गए हैं, निर्देशित किए गए हैं, इस तरीके से इनकी व्याख्या मिलती है। आचार्य महीधर 16वीं शताब्दी के एक विद्वान आचार्य थे, जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद पर अपना भाष्य लिखा था, और ऐसा माना जाता है कि ये तंत्र के वाम मार्ग के साधक भी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं आचार्य उवट। ये महाराज भोज और आचार्य कैयट के समकालीन व्यक्ति थे, उनके समय के आसपास में इनकी स्थिति रही थी। और आचार्य कैयट के समकालीन होने का मतलब है कि ये करीब करीब 11वीं शताब्दी, महाराज भोज के समकालीन होने का मतलब है कि 11वीं शताब्दी के आसपास इनका समय रहा था। ये वैसे तो लोगों की मान्यता है कि कश्मीरी थे, लेकिन आचार्य उबट महाराज भोज के समय में अवंतीपुरी में उज्जैनी में निवास कर रहे थे, और इन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य लिखा है। और ऐसी मान्यता है कि इन्होंने शौनक ऋग्वेद की जो ऋग्वेदीय शौनक प्रतिशाख्य है उस पर भी इन्होंने अपनी लेखनी चलाई थी, और उसके बाद इन्होंने ऋग्वेद का भी भाष्य किया था जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे अभी भारतीय भाष्यकार आचार्य जो भी हुए हैं मध्यकाल से लेकर के पूर्व मध्यकाल से लेकर के मध्यकाल तक के, उनका हम लोगों ने बिल्कुल ही संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इनके बारे में हम लोग और आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से जानेंगे, विस्तार से देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की थी, वो ग्रंथ कैसे मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।